ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कमिंग टू द थर्ड चैप्टर जिसके अंदर ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड के बारे में बात की गई है कि आज़ादी के टाइम से लेके जब तक रिफॉर्म्स आनी थी 1990 तक, तब तक इंडिया में क्या हालत चल रही थी। ठीक है, एग्रीकल्चर देखो मेन सोर्स ऑफ इनकम था, क्योंकि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है तो प्रोडक्शन सिर्फ एग्रीकल्चर से हो रही थी, इसीलिए इसकी कंट्रीब्यूशन भी सबसे ज़्यादा थी। इससे रॉ मटेरियल मिलता था, ठीक है, हर तरह का जो भी हमारी फर्दर प्रोसेसिंग में यूज़ किया जा सकता था। फॉरेन ट्रेड में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट्स करते थे। ठीक है, इसके अलावा आप बताएंगे कि फूड ग्रेन्स भी हम सप्लाई करते थे बहुत सारी कंट्रीज़ को। ठीक है, देन आप बताओगे कि ट्रेड में, व्यापार में भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें इससे लिंक थी। जैसे सामान को इधर उधर लेके जाना, एग्रीकल्चर के ट्रांसपोर्ट चाहिए था, खेती बाड़ी के लिए बैंकिंग, स्टोरेज के लिए वेयर हाउसिंग वगैरह, ये सब चीज़ें चाहिए थी। तो एग्रीकल्चर के अंदर क्या दिक्कत थी? एग्रीकल्चर में एक तो अनएम्प्लॉयमेंट थी, क्योंकि ज़मीन उतनी थी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट थी। और अनएम्प्लॉयमेंट में भी एक स्पेशल किस्म बताई है इन्होंने, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब याद रखना, जब एक ही लैंड पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम करते हों उसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक लैंड पे 10 लोगों के काम करने की ज़रूरत थी, पर 20 लोग काम कर रहे हैं। क्यों वो 20 लोग काम कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास और कोई काम ही नहीं है, इसीलिए वो उस पर काम कर रहे हैं। तो इसको हम डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का नाम कहते हैं। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट थी वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है, जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी। ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं थी, क्योंकि हमारे पास अच्छे कैपिटल नहीं थी, अच्छे इरिगेशन फैसिलिटीज़, टेक्निक्स नहीं थी। मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्रॉप्स, यहाँ पे बहुत सारी क्रॉप्स उगाई जाती थी अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, फूड क्रॉप्स जो होती थी वो ज़्यादातर डोमिनेंट होती थी उस टाइम पर। ठीक है, हम अपने लिए खाने पीने की क्रॉप्स, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो सारे कमर्शियल क्रॉप्स उगवाते थे, या उसको कैश क्रॉप्स भी कहते हैं। कैश क्रॉप्स वो जिससे हम कमाई कर सकते हो, कमर्शियल क्रॉप्स वो जिससे व्यापार कर सकते हो। तो वन एंड द सेम थिंग, कमर्शियल एंड कैश क्रॉप्स। लैंड सिस्टम था ज़मींदार्स का, टीनेंट्स का, है ना, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज करते थे वो। ठीक है, और देन आपने यहाँ पे याद रखना है कि स्मॉल फार्मर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा थे और लार्ज फार्मर्स कम थे, मतलब अमीर नहीं थे ज़्यादा फार्मर्स, स्मॉल छोटे लेवल के थे। सेमी कमर्शियलाइज्ड फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग वो होती है जिसमें हम मार्केट में बेचने के लिए चीज़ें उगाते हैं, और हम सब्सिस्टेंस के लिए भी उगाते थे, खाने के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए। तो इसीलिए हम कमर्शियलाइज्ड भी पूरी नहीं कह सकते, हमारी इकॉनमी सेमी कमर्शियलाइज्ड फार्मिंग में डिपेंडेंट थी। टोटली डिपेंडेंस थी रेनफॉल पे, क्योंकि इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं थी हमारे पास। ठीक है, एग्रीकल्चर का आउटपुट फ्लक्चुएट करता था। अब उस टाइम पे एग्रीकल्चर एक गैम्बल था, क्योंकि टोटली हम रेनफॉल पे डिपेंड करते थे। रेनफॉल नहीं होती थी तो एग्रीकल्चर नहीं होता था, होती थी तो हो जाता था। ठीक है, तो इट वाज लाइक ए लॉटरी। फिर उन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर पॉलिसी इंडिपेंडेंस के बाद कैसी हो गई थी। देखो, इंडिपेंडेंस के बाद हमने क्या किया कि हमने लैंड की सीलिंग्स बनानी शुरू की। सीलिंग्स का मतलब होता है कि हमने जो इंटरमीडियरीज थे बीच में उनको ख़त्म करने की कोशिश की। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बताया अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज, टीनेंसी रिफॉर्म्स। टीनेंसी रिफॉर्म्स क्या होती हैं कि जो टीनेंट होता है, ठीक है, जो किराया लेता है, जो काम करता है, उनके बीच में क्या चेंजेस आएंगी। ठीक है, हमने यहाँ पे कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, मतलब सबको दे दिया, इतना इतना अमाउंट का लैंड दे दिया। ठीक है, इतनी लिमिट लगा दी कि किसी के पास इससे ज़्यादा लैंड नहीं होगा। ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मिंग, मिलकर फार्मिंग स्टार्ट करने को बोला गया। ठीक है, ये सारी हमने कुछ चेंजेस लेकर आए थे। रेगुलेशन ऑफ रेंट, मतलब जो रेंट लिए जाते थे पहले बहुत ज़्यादा हाई थे, अब वो रेंट को कुछ जगह चेंज किया गया था। ठीक है, ये हमने कुछ लैंड रिफॉर्म्स लेके आए थे। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्योंकि एग्रीकल्चर पर फोकस किया था तो उन्होंने मैक्सिमम रेंट को डिसाइड कर दिया गया था कि टोटल प्रोड्यूस का कितना होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बताया था कि जो टीनेंट्स होते थे उनको भी कुछ अधिकार देना शुरू कर दिए थे, क्योंकि दे वर एक्सप्लॉयटेड इनिशियली, है ना, और इसलिए उन्होंने उनको कुछ अधिकार देने शुरू किए थे। सीलिंग्स ऑफ लैंड का मतलब होता है कि एक पर्सन इससे ज़्यादा लैंड नहीं रख सकता, मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड डिसाइड करने दी गई थी। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड का मतलब ये होता है कि लैंड होल्डिंग्स जो पहले थी बड़ी ज़्यादा बिखरी हुई थी, किसी का लैंड इतना सा लैंड इधर है, दूसरे का इतना लैंड उधर है, तो बहुत दूर दूर होते थे, प्रोडक्शन करनी मुश्किल होती थी। अब उन्होंने क्या किया, स्मॉल पीस जो होता था उसको एक सिंगल लैंड में, स्मॉल पीस ऑफ डिफरेंट लैंड्स को एक सिंगल लैंड में कन्वर्ट करना शुरू किया था। इसी को हम फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग भी बोलते थे। ठीक है,
अब क्या हुआ था, इसके बाद हमारे पास कुछ और चेंजेस आए थे, जैसे टेक्नोलॉजिकल में ग्रीन रेवोल्यूशन आई, ठीक है। हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स वगैरह हमने यूज़ करने स्टार्ट कर दिए थे। ग्रीन रेवोल्यूशन भी 2 फॉर्म्स में आई थी, फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़ में आई थी। वी विल स्टडी लेटर ऑन। सब्सिडी पॉलिसी भी एग्रीकल्चर में मिलती थी, जिसके अंदर आपने बताना है कि फार्मर्स को कुछ हेल्प दी जाती थी, सस्ते दामों में सब्सिडाइज्ड प्राइसेस में उनको बहुत सारी चीज़ें बेची जाती थी ताकि उनकी प्रोडक्शन अच्छी हो जाए। एग्रीकल्चर में प्राइस पॉलिसी जो आप अभी पढ़ते, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देनी शुरू की थी, MSP जिसको दी जाती है कि तुम्हारी प्रोडक्शन हो ना हो, हम तुम्हें मिनिमम इतनी प्राइस तो देंगे ही देंगे क्रॉप्स की, ठीक है। और इसके लिए एक नया इन्होंने सेटअप किया था, कमीशन होता है जैसे कमेटी फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP हुआ था 1965 में, ठीक है। ये आप डिसाइड करता था कि क्रॉप्स को कितनी रिटर्न देनी है, नहीं देनी। फिर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट स्टार्ट हुआ था, याद है रूरल डेवलपमेंट चैप्टर में हमने डिसाइड किया था इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। तो इंस्टीट्यूशनल वो थे जो बैंकों से हमें लोन वगैरह मिल जाता था, तो जैसे नबार्ड आया था, इन्होंने 1982 में मेंशन भी किया हुआ है यहाँ पे। रीजनल रूरल बैंक्स आए 1975 में, ठीक है, और काफ़ी सारे बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, ये सारी उनकी हेल्प के लिए। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट की थी। मार्केटिंग का मतलब होता है जब से प्रोड्यूस होनी शुरू हुई है उससे लेके बेचने तक जो बीच में जितना भी काम है उसमें इम्प्रूवमेंट की गई, ठीक है। कुछ नई पॉलिसी लेके आए हम, जैसे इन्होंने बताया है, एक आपको यहाँ से ही बता देती हूँ कि खारिफ और रबी क्रॉप्स क्या होती हैं। खारिफ क्रॉप्स वो होती हैं जो मॉनसून में उगाई जाती हैं, ठीक है, और अब नवंबर के महीने में इसको निकाला जाता है। रबी क्रॉप्स उगाई अब जाती हैं नवंबर में और इसको अप्रैल मई में कल्टीवेट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। और इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन में आपको याद रखना है MS स्वामीनाथन का नाम, ठीक है। हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स जो स्टार्ट की गई थी, इसका प्रोग्राम था, ठीक है, और इसको पैकेज्ड प्रोग्राम कहते होते थे। इसमें बहुत सारी चीज़ें किसानों को प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। और जो क्रेडिट फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन किसको दिया गया है, जो हमारे लॉरेट थे डॉक्टर रमन बर्लॉफ को, ठीक है, इन्होंने मैक्सिको में बनाया था, और स्वामीनाथन थे, उनको इंडिया में लेकर आए थे ऐसी चीज़ को। इसके 2 फेजेस थे, फर्स्ट फेज़ और सेकंड फेज़। फर्स्ट फेज़ को फेज़ ऑफ सेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं और वीट रेवोल्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ वीट के लिए किया गया था। बाद में इसमें और क्रॉप्स को भी इंक्लूड किया गया था। तो डिसेंट्रलाइज्ड, सेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है एक जगह रहना, तो वीट पर रहे, फिर और जगह पर चले गए तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है। और फर्स्ट फेज़ 1960 से 1970 में था, और फिर 1970 से 1980 में सेकंड फेज़ ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन आया। ये 2 टर्म्स का भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए, बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बफर स्टॉक का मतलब होता है जब सरकार के पास बहुत ज़्यादा बफर स्टॉक इकट्ठा हो जाता है। कभी कभी सरकार क्या करती है, कभी आपदा आ जाती है, कोई नेचुरल कैलेमिटी वगैरह, तो राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करती है ना, तो उनके पास बफर स्टॉक होता है। बफर स्टॉक मतलब जो बहुत ज़्यादा बल्क में सामान होता है। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो होता है जब बफर स्टॉक में सामान ज़्यादा हो जाता है तो लोगों को, गरीब लोगों को फ्री में या सस्ते दामों में कुछ सामान बेचा जाता है सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पे, तो वो PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें आप राशन कार्ड दिखाकर सस्ते दामों में अपना राशन ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ कि अब हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए फूड ग्रेन्स में, हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ा। मार्केटेबल सरप्लस मिल गया, इसका मतलब मार्केट में बेचने के बाद भी हमारे पास बहुत कुछ बचने लग पड़ा था, ठीक है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स आई थी, प्रोडक्शन बढ़ गई थी, फार्मर्स की फिर इनकम बढ़ गई, ठीक है। साइंटिफिक कल्टीवेशन आ गई थी HYV सीड्स की वजह से, फर्टिलाइजर्स की वजह से, ये आपने याद रखना है। और लोगों के एटीट्यूड चेंज हो गए थे, अब वो और बिजनेस के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गई थी, क्योंकि अब लोगों को लैंड इन्होंने दूसरे फॉर्म में देना शुरू कर दिया था, ठीक है, फ्रेगमेंटेड ज़्यादा नहीं था, ठीक है। अब क्या इसमें और चीज़ याद रखनी है, एक एवरग्रीन रेवोल्यूशन, वो कहते हैं जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस हो गया तो एक और रेवोल्यूशन आई थी जिसको हमने सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन या एवरग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना था। इसके अंदर भी हमने बहुत सारी नई टेक्निक्स को यूज़ करने की बात की थी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं पर चलो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम क्या है, सब मानसून पे डिपेंडेंट है, ठीक है, और जो फार्मर्स हैं कईयों का कंजर्वेटिव लुक है, पढ़े लिखे नहीं है, इग्नोर करते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, यूज़ नहीं करना चाहते हैं,
पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हाई रेट पर बढ़ रही है, लैंड टेन्योर सिस्टम जो ज़मींदारी सिस्टम वगैरह है वो डिफेक्टेड है हमारा, ठीक है, ज़्यादा उधार वगैरह नहीं मिल जाता आसानी से यहाँ पे, अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स, मतलब एक ज़मीन है 2 एकड़ की 3 एकड़ की तो काम हो भी जाए, थोड़ी थोड़ी ज़मीन पर काम नहीं होता, तो अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स हैं लोगों के पास। कभी कभी बारिशों की वजह से, क्रॉप की बीमारी की वजह से, ठीक है, या फिर कुछ इंसेक्ट्स की वजह से क्रॉप के लॉसेस हो जाते हैं। 2 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट लाई करती है इसमें, डिस्गाइज्ड और सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की मैंने आपको पहले ही बताया। और देश में ज़्यादा एग्रीकल्चर रिसर्च नहीं हो रही है, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। ये हमारा था एग्रीकल्चर पोर्शन। फाइन।